हाँ जी, तो हम कुछ सवाल देख लेते हैं। हमारा टॉपिक वर्ण विचार पूरा हो गया है। थोड़े से सवाल देख लेते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वर्ण विचार से संबंधित, ताकि आपकी थोड़ी समझ विकसित हो जाएगी सवाल कहाँ से और किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पहला सवाल दे रखा है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन के बारे में आप पढ़ चुके हो। अघोष और सघोष। सघोष जो व्यंजन होता है वो पहला और दूसरा वर्ण होता है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले में दे रखा है त और थ, यानी पहला और दूसरा, यानी कि इसका पहला जवाब ही सही है। उसके बाद में अगला सवाल है, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है। आगे आपसे पूछा है अघोष व्यंजन नहीं, यानी पहला और दूसरा नहीं होगा। अघोष व्यंजन नहीं होने का मतलब ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसमें सघोष व्यंजन है। सघोष व्यंजन का मतलब होता है तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आप क देख सकते हो तीसरे नंबर पे नहीं है, थ देख सकते हो ये भी तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर का नहीं है, फ है वो भी तीसरे, चौथे, पांचवें का नहीं है। लेकिन जो यर लव है ये सारे के सारे किस में आते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है। अल्पप्राण, महाप्राण का मतलब होता है दूसरा और चौथा, और अल्पप्राण का मतलब होता है पहला, तीसरा और पांचवा, या फिर कोई भी स्वर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा, फ और ध दे रखा है, तो ये 2 नंबर और 4 नंबर है। ठ और भ ये भी 2 नंबर और 4 नंबर है। क और ल, का पहला अक्षर है, और यर लव ये किस में आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं, और चौथा ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब है इसमें 3 नंबर। अगला आपके दे रखा है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। अल्पप्राण वर्ण का मतलब है पहला, तीसरा और पांचवा। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दे रखा है क और ग, तो क पहले नंबर पे आता है, ग तीसरे नंबर पे आता है, तो कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण का मतलब होता है दूसरा और चौथा वर्ण, या फिर स स स इनमें से कोई एक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि र ल व, यानी यर लव वाला वर्ग दे रखा है, तो यर लव जो है वो अल्पप्राण में आता है, महाप्राण में नहीं आता है। और स स स ये तीनों किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। तो यहाँ जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष नहीं होने का मतलब ये है कि कौन सा वर्ण ऐसा है जो अघोष है। घोष नहीं होने का मतलब सीधा से ये होता है कि कौन सा वर्ण अघोष है। तो अघोष का मतलब ये हो गया कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो पहला या दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे, अघोष का मतलब होता है पहला या दूसरा। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्वर है, तो स्वर पूरे के पूरे सघोष में होते हैं। पहला ए है, और दूसरा दे रखा है छ, छ दे रखा है, छ छतरी वाला, तो इसका मतलब ये 2 नंबर का है, तो ये अघोष वर्ण है। तीसरा अ है वो स्वर है, और ड है वो 3 नंबर का है, इसका मतलब इसमें आपके 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्वर होते हैं, घोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो अल्पप्राण भी होते हैं और घोष भी होते हैं, लेकिन यहाँ इसने घोष को सही माना है, बाकी दोनों सही है। ऐसा प्रश्न जब आता है तो वो विवादित हो जाता है, तो ऐसे में आप को जो भी उचित लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन लास्ट में वो प्रश्न कैंसिल हो जाता है, या फिर आपको बोनस अंक दे दिए जाते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन से है। अगला सवाल पूछा है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन से है। तो इसका मतलब है कि तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा वर्ण होना चाहिए, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आप देख सकते हो थ 2 नंबर पे, ख 2 नंबर पे, च 1 नंबर पे। तो ये जो तीनों है, ये तीनों कौन से हैं, अघोष वर्ण है। अब जो ह है वो किसके अंतर्गत आता है, सघोष के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था स स स ये तीनों अघोष में आते हैं, लेकिन जो ह है वो किस में आएगा, घोष के अंतर्गत, यानी सघोष के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है। किस क्रम में अघोष व्यंजन है। तो इसमें आपके दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है क और ख, और दूसरा दे रखा है ध न, तीसरा दे रखा है ज झ, और चौथा दे रखा है ब और भ। तो अघोष का मतलब होता है पहला और दूसरा वर्ण, तो सीधा जो पहला ऑप्शन है उसी से आपको पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, अघोष वर्ण है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है। अघोष का मतलब पहला, दूसरा, या फिर हो सकता है स स स। तो द ध पहला दूसरा नहीं है, ड़ और न ये भी पहला दूसरा नहीं है, प फ ये दोनों पहला दूसरा अपने वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर है, इसलिए ये अघोष है। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण नहीं है का मतलब सघोष कौन सा है, सघोष बताना। सघोष का मतलब होता है तीसरा, चौथा, पांचवा। घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण नहीं का मतलब अघोष है, यानी पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए। द तीसरे नंबर पे है, ग है वो
तीसरे नंबर पे है ट, पहले नंबर पे है, तो इसका मतलब ये जो ट है ये अघोष है, इसका मतलब ये सघोष नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से व्रत से है, तो ये जो व्रत से है ये दंते के अंतर्गत एक इसका उपभाग आता है। दंते जो अपन ने दंते जो पढ़े थे, जैसे त वर्ग पूरा था, तो उसके अंतर्गत कुछ वर्णों को निकाल करके वर्ष में ले लिया गया है, जैसे न है, ल है, स है, ये वर्ष के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ल और ड और ढ, तो ड और ढ दोनों उत्सुप्त है, ये तो नहीं है, लेकिन जो ल और स है ये दोनों ऑप्शन इसमें राइट है, इसलिए इसने इस प्रश्न को विवादास्पद मान लिया है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो वृत्त से है। वर्षे का मतलब मसूड़े और जो दंते होते हैं उनके बीच की जो जगह होती है उसे वर्षे कहा जाता है, तो इनको वर्षे के अंतर्गत माना जाता है। अगला आपका सवाल है व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। ल किसके अंतर्गत रखा जाता है। अब देखो ये मुख्य वर्ण, उधर ऊपर ल किसके अंतर माना जा रहा है। यदि आपको वर्ष से दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो फिर आपको ल को, स को और त वर्ग को किसमें मानना है, दंते में। न है त वर्ग वाला, उसको भी दंते में मानना है। अगर वर्ष से दे रखा है तो फिर आपको क्या मानना है, वर्ष से। तो यहाँ पे वर्ष से दे रखा है तो आप उसको वर्ष से मानोगे, यदि आप वर्ष से नहीं दिया होता तब आपको उसको दंते मानना पड़ता। अगला सवाल है उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है। तो तालव्य व्यंजन जिनका उच्चारण तालु से होता है वो आप पढ़ चुके हो। कंठे क वर्ग होता है और तालव्य च वर्ग होता है, च वर्ग के साथ में य और स, तो आप दे सकते हो। त तालव्य नहीं है, प तालव्य नहीं है, और जो ब है वो भी तालव्य नहीं है, लेकिन च छ ज ज ये जो है पूरा जो पांचों के पांचों अक्षर तालव्य है, तो ये तालव्य के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है पंचाग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ। ये तो शब्दों को तोड़ना है, वो अपन आगे सीखेंगे, लेकिन फिर भी आप इसमें देख ले। पंचाग में जो पंचम वर्ण इसमें आए हुए हैं, तो पंचाग का जो शुद्ध रूप है प के ऊपर है वो च छ ज ज, जो न्य आता है वो प के बाद में प के ऊपर जो पंचम वर्ण के रूप में लगा हुआ है, और उसके बाद में जो च के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है वो जो क ख ग ग ड़ आता है वो ड़ के हिसाब से लगा हुआ, तो उसके हिसाब से इसमें देखा जाए तो आपका ये 3 नंबर जो ऑप्शन है ये सही है। इसको विस्तारित करके यहाँ बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। द्वित्व का मतलब होता है दो व्यंजनों का एक साथ आ जाना। जैसे उत्तम शब्द लिखते हैं ना अपन, उत्तम में त डबल आता है, उसी तरीके से समान व्यंजन, एक ही व्यंजन का एक आधा व्यंजन एक पूरा व्यंजन, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, द्वित्व। तो सच्चा में च डबल है, कुत्ता में त डबल है, और बग्गा में ग डबल है, लेकिन ये जो 3 नंबर ऑप्शन है बलगा, तो इसमें ल आ गया आधा और ग आ गया, यानी ल अलग वर्ण है और ग अलग है, इसलिए यहाँ द्वित्व वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। गलत बात के बारे में पूछा गया है, तो आपसे पहले कहा गया है कि जो ध है वो सगोश महाप्राण दंते है, तो ध है बिल्कुल 4 नंबर पे आता है, तो तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि 4 नंबर सगोश है। और महाप्राण का मतलब होता है दूसरा और चौथा वर्ण भी है, और त थ द द न ये पांचों वर्ण दंते में आते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये है। आपको गलत बात पूछी गई है तो ये सही है। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है ब सगोश है, तो ब सगोश का मतलब है तीसरा चौथा पांचवा, ब तीसरे नंबर पे आता है इसलिए ये सगोश है। ओष्ठे है, प वर्ग पूरा ओष्ठे में आता है, ये आपको पता है, तो ओष्ठे है। और महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा वर्ण, तो ब दूसरा और चौथा वर्ण है क्या, नहीं, ब तीसरे नंबर का है, इसका मतलब ये जो 2 नंबर ऑप्शन है ये आपके इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है मतलब ऐसा र बताना है आपको इसमें जिसके पीछे स्वर नहीं लगा हुआ, मूल रूप से व्यंजन नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ट्रक में जो र है वो स्वर के साथ में स्वर रहित नहीं है। त्राटक में त आधा है लेकिन र पूरा है, ट्रक में ट आधा और र पूरा, इसलिए र पूरा है, इसके पीछे पूरा होने का मतलब र के पीछे स्वर लगा हुआ है। इसने स्वर रहित पूछा, यानी शुद्ध व्यंजन कहाँ प्रयोग किया गया है। अगला है आपके शत्रु में भी त आधा है और रू पूरा है, तो ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ये ऊ जो लगा हुआ है ये स्वर है। और त्राटक में जो आ की मात्रा है वो स्वर है, और ट्रक के पीछे जो अ की मात्रा है वो क्या है, स्वर है। यानी कि यहाँ जो र दे रखा है वो पूर्ण रूप से दे रखा है, उसके पीछे स्वर जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो पुनर्निर्माण जो शब्द दिया हुआ है पुनर, तो यहाँ जो र दे रखा है वो आधा है, इसलिए ये स्वर रहित है, तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन आपके सही होगा। अगला प्रश्न है यदि नीचे का ओठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, या आप ये कह सकते हो सबसे ज़्यादा किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो अगर नीचे का ओठ काट दिया जाए तो अपने को पता है कि ऐसी ध्वनियाँ जो ओष्ठे है, प वर्ग पूरा का पूरा, उसको बोलने में थोड़ी कठिनाई होगी, आप शुद्ध रूप से सही तरीके से बोल नहीं पाओगे। तो प वर्ग का यदि कोई अक्षर दिया हुआ तो आप देख लो, ब दे रखा है, इसका मतलब ये सही है।
अगला प्रश्न है उत्सिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो आपको पता है उत्सिप्त कौन से है, ड और ढ वाले जो वर्ण होते हैं वो उत्सिप्त होते हैं। तो यहाँ देख लो, आरजू में कोई ड ढ नहीं है, खसरा में भी ड और ढ वर्ण का प्रयोग नहीं है, जफर में भी नहीं है, लेकिन पढ़ाई में है, इसलिए ये सही है। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है, इनको किस नाम से जाना जाता है उच्चारण और प्रकृति की दृष्टि से? तो आप बिल्कुल जानते हो, आपको पढ़ाया जा चुका है, उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं इनको। स स ह स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये भी आपको पता है, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। बिल्कुल एक टिक में आप इनका उत्तर दे सकते हैं यदि आपने ढंग से पढ़ा है। अगला दे रखा है प्रश्न है, ऋण को क्या कहेंगे? ऋण जो शब्द दे रखा है इसमें जो पहला री है उसको आप क्या कहोगे, ये समझ लो आप। ऋण तो वैसे व्यंजन है, पंचम वर्ण है, लेकिन री को आप क्या कहेंगे? तो री को अक्षर नहीं कहेंगे, वर्णमाला, पूरी वर्णमाला नहीं है। फिर दे रखा है व्यंजन, व्यंजन नहीं है क्योंकि री क्या है आपने को बताइए किसके अंतर्गत आती है? स्वर के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन का मतलब ऐसा व्यंजन जिसको बोलते समय मैंने शायद आपको उल्टा बता दिया हो, तो आप उसको थोड़ा सही कर देना। मैं ये जो पार्श्विक व्यंजन लिखा हुआ है, पार्श्विक व्यंजन आपके ल, और एक मैंने आपको और बताया था, आपको याद हो तो, लुंठित। लुंठित है र। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना। लुंठित का मतलब क्या होता है? लुढ़कना, यानी जिसको बोलते समय आपकी जुबान पर ध्वनि लुढ़क के र जब आप बोलते हो ना तो आपकी जुबान की ध्वनि लुढ़कती है। और पार्श्विक का मतलब इनको जब आप ल को जब आप बोलेंगे तो जुबान के दोनों तरफ पार्श्व से इसकी हवा निकल जाती है। तो यहाँ जो पार्श्विक के बारे में पूछा गया तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा? ल। इसको आप थोड़ा सही कर लेना, देख लेना, शायद मैंने उल्टा बता दिया हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखवाया है। अगला है, रू का वर्ण विच्छेद किस क्रम में सही है? तो यहाँ बड़ा रू दे रखा है, छोटे रू में इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, ऐसे करके, ऐसे, ये छोटा रू होता है, और ऐसे घुमा करके लिखा जाता है, वो कौन सा होता है? बड़ा रू। तो यहाँ बड़ा रू दिया हुआ है, तो रू का वर्ण विच्छेद किस क्रम में है? र छोटा ऊ, र बड़ा ऊ। तो अपने को पता है र कौन सा होगा इसके साथ में? बड़ा ऊ। अगला देखते हैं अपन। अगला है आपके, जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उस वर्ण में स्थान मिलता है। किसी व्यंजन के पीछे, व्यंजन के पीछे आने का मतलब ये है कि र किसी व्यंजन के पीछे जुड़ता हो, यानी कि ऐसा व्यंजन जो शुद्ध रूप से व्यंजन हो उसके पीछे जब र जुड़ता है तो र को कहाँ लिखा जाता है? वर्ण के नीचे लिखा जाता है, या फिर वर्ण के ऊपर वाली साइड लिखा जाता है, या पीछे लिखा जाता है, या मध्य में लिखा जाता है? तो आप यह देख सकते हैं कि र किसी व्यंजन के पीछे आता है, र किसी व्यंजन के पीछे आ रहा है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है, तो उसे वर्ण में यहाँ नीचे स्थान मिलेगा। पीछे आने का मतलब है, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ भी समझाया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो जैसे एक ऐसे लिखा हुआ है क, और क के बाद में ये र आधा और म। यदि आप ऐसे लिखना चाहो, र आधा है और म आप लिखना चाहो, तो आपको आपका जो ये वर्ण होगा, यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो व्यंजन है वो व्यंजन कैसे आया है? आधा है, मतलब र है वो आधा है, पूर्ण रूप से इसके पीछे अ की मात्रा लगी हुई नहीं है। और ये किसके पीछे आ रहा है? व्यंजन के पीछे नहीं है। आपको यहाँ क दिख रहा होगा, क व्यंजन है, क तो व्यंजन है, लेकिन क के पीछे अ की मात्रा जुड़ी है, शुद्ध रूप से क व्यंजन नहीं है, तो ये स्वर के पीछे आ रहा है। स्वर के पीछे जब व्यंजन आता है तो व्यंजन कहाँ लग जाता है? अक्षर के ऊपर लगता है। तो आप इसको लिखोगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, क्रम, है ना। और दूसरा क्रम ये आपको यहाँ बताया गया है, जैसे मान लो ये यहाँ दे रखा है नीचे, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें। यदि क पूरा और र पूरा और म पूरा जब आप इसको जोड़ते हो तो ये क्रम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया है, जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है, तो उसे वर्ण में कहाँ स्थान मिलेगा? नीचे। जैसे यहाँ जो र है ये व्यंजन के पीछे, लेकिन यदि हम इसको अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ व्यंजन कहाँ चला गया है? ऊपर चला गया है। लेकिन वहीं अगर हम उसको इस तरीके से देखें कि क यहाँ व्यंजन होता, व्यंजन होने का मतलब आधा क होता, उसके बाद में ये र होता, और र के बाद में यदि म होता, अगर इस तरीके से हम इसको देखें तो ये जो लिखा जाएगा, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि लिखने में थोड़ी आसानी रहे। इसको भी मिटा देता हूँ, ये अपन समझ चुके हैं। अगर ये इस तरीके से लिखा जाएगा
तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो क आधा है, क आधा है। आधे का मतलब ये जो प्रश्न पूछा गया है कि जब र किसी व्यंजन के पीछे, तो क यहाँ शुद्ध रूप से व्यंजन है। पहले जो अपन ने पढ़ा था उसमें व्यंजन नहीं था, स्वर था, लेकिन यहाँ शुद्ध रूप से व्यंजन है। इसके बाद जब र आ रहा है तो उसको कुछ इस तरीके से क्रम लिखा जाएगा। जो क्रम लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये जो क्रम लिखा जा रहा है इसका मतलब ये कहाँ जुड़ेगा, र कहाँ जुड़ रहा है, नीचे। तो आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा कि र कहाँ जुड़ेगा। 2 नंबर ऑप्शन सही है, नीचे। अगला प्रश्न है, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी आप पढ़ चुके हो, जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत भी आता है और संघर्षी भी है। तो च वर्ग पूरा का पूरा स्पर्श संघर्षी है। तो च वर्ग का कौन सा अक्षर है, आप यहाँ देख सकते हो छ है, तो इसका मतलब ये स्पर्श संघर्षी है। अगला है, किस क्रम में पश्च स्वर है। देखो ये कुछ एक छोटा सा ही मेथड है जो अपन बता नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। उसमें विवरण भी देख रखा, आप यहाँ देख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पश्च स्वर और अग्र स्वर, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है उच्चारण इसके बोलने के हिसाब से। जो जीवा जो बोलती है, जीवा के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्च स्वर, अग्र स्वर और मध्य स्वर। पश्च स्वर का मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जो जीवा होती है आगे वाली जीवा का प्रयोग होता है। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जीवा के पिछले हिस्से का प्रयोग होता है वो पश्च स्वर हो जाते हैं। और अग्र स्वर का मतलब आगे वाली तरफ, और मध्य का मतलब होता है बीच की जीवा का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो आपका अवर्ण होता है वो मध्य के अंतर्गत आता है, और ई और ए आई होते हैं ये अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। और बाकी वाला ये विवरण पूरा दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे सवाल बनने की गुंजाइश कम है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार जरूर देख लें। तो यहाँ इसने पूछा है कि निम्न में से किस क्रम में पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर के अंतर्गत आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि ई, ए और आई है, ये सारे के सारे क्या है, अग्र स्वर है। जबकि ऊ है वो क्या है, पश्च स्वर है। अब अगर आप ऊ को बोलेंगे तो आपकी पीछे की जीवा के पीछे की तरफ का जो हिस्सा है वो प्रयोग में लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, क, ग, ज, फ। ये नुक्ता वाली ध्वनियाँ हैं, इनके पीछे नुक्ता लगा हुआ है सबके नीचे। इनको थोड़ा बोलते समय भी थोड़ा, जैसे क बोलना है तो एक अपन सामान्य क बोलते थे ऐसे बोलेंगे क, लेकिन अगर नुक्ते वाले क को बोलना है तो बोलेंगे क। जैसे ज है तो सामान्य ज बोलेंगे तो अपन बोलते हैं ज, लेकिन नुक्ते वाला ज है तो उसको उच्चारण करते समय भी ज, इस तरीके से कुछ बोला जाएगा। तो ये किसकी ध्वनियाँ है, तो आप सबको पता है कि ये किसकी ध्वनियाँ है, अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगला सवाल है, किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़ रखा है, य, र, ल, आप आराम से देख सकते हो, र, ल। 2 नंबर ऑप्शन सही है। किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन है, वापस पूछा है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो 4 नंबर ऑप्शन य, व सही है। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है, यानी य, र, ल, व नहीं है, तो यह दे रखा है, व दे रखा है, र दे रखा है, प, तो ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है, फिर से पूछा है, वही सवाल बार बार घुमा फिरा के पटवार एग्जाम में पूछा गया है। य, र, व और ह अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ऊष्म के अंतर्गत या संघर्षी के अंतर्गत आता है। अगला है, किस क्रम में ऐ स्वर नहीं है। ऐ का मतलब अगर वर्ण कोई व्यंजन दे रखा है तो उसके ऊपर कितनी मात्राएं होगी, 2 मात्राएं। कितनी मात्राएं होगी, 2। अगर स्वर है, ऐ खुद दे रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है। तो वैदिक में 2 मात्रा दे रखी है, इसका मतलब ऐ है। ऐक्य में 2 मात्राएं दे रखी है, 1 मात्रा ये वैसे, लेकिन ऐ खुद लिखा हुआ है इसलिए ये अपने आप में ये इसमें ऐ आ गई है। और पैतृक में 2 मात्राएं दे रखी है। अब ये जो स्ने है, इस स्ने में मात्रा 1 ही है, इसका मतलब इसमें एक ही मात्रा, ऐ की मात्रा। अगला है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद करना है आपको। वर्ण मतलब आपको तोड़ना है वर्णों के अंतर्गत। प्यास में पहला प है वो आधा है, उसके बाद में आधा प, आधे प के बाद में यह आ रखा है, यह आएगा, यह के बाद आ की मात्रा, उसके बाद स, और उसके बाद अ की मात्रा। तो ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये सही है। अगला है, किस क्रम में री स्वर नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें री नहीं दे रखा है। कृपा, कृपा में री दे रखा है। कृष्ण, कृष्ण में री दे रखा है। दृष्टि, दृष्टि में दे रखा है। साफ दिखाई दे रहा है कि रिवाज में किसी प्रकार की कोई री की मात्रा नहीं है, स्वर वाली री नहीं है, जो र प्लस ई है उसकी दे रखी है। तो ये अपन ने कुछ सवाल देखे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि सवाल किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है उसको आपने तो सब्सक्राइब कर रखा होगा, आगे भी उसको प्रसारित करें, वीडियो को निरंतर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोशिश करेंगे कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचें, हिंदी में आपकी अच्छी समझ विकसित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।